हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी ने कक्षा 9 में अध्याय 5 भाग 1 पढ़ा था। भाग 1 में आपने कोशिका के बारे में जाना। आपने जाना कि कोशिका कैसी दिखती है, क्या क्या उसमें पाए जाते हैं। आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ा। आपने ये भी पढ़ा कि अगर हम किसी कोशिका को अल्पप्राश्रीय विलयन में रखते हैं तो क्या होता है, अगर हम उसे समप्राश्रीय विलयन में रखते हैं तो क्या होता है, यदि हम उसे अतिप्राश्रीय विलयन में रखते हैं तो क्या होता है। अब आते हैं हम भाग 2 में, उसके आगे के टॉपिक के बारे में बताएंगे जो कि होगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेल वॉल। क्या होती है कोशिका भित्ति। देखिए, अभी आपने पढ़ा जंतु कोशिका में कि जंतु कोशिका में एक आवरण पाया जाता है कोशिका के चारों तरफ, जिसे कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली या जिसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली। देखिए, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में अंतर है। ये है कोशिका झिल्ली जो जंतु कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त, देखो ये तो हो गया एक कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में, ये हो गया कोशिका झिल्ली, ठीक। पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त पादप कोशिका में इसके अतिरिक्त एक और आवरण पाई जाती है जिसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। देखो, इस तरह से देखा आपने कि पौधे की कोशिका में दो आवरण हो गई, एक तो हो गई कोशिका झिल्ली और दूसरी हो गई उसके बाहर एक और आवरण पाई जाती है जिसे कहा जाता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। इसी के बारे में आपको जानना है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, तो आप अंतर भी साथ साथ याद करते चलेंगे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। जंतु कोशिका में कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। हाँ, जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त एक और आवरण पाई जाती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है, तो ये कोशिका भित्ति क्या करती है, कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है, दृढ़ता प्रदान करती है जिससे कोशिका फटे नहीं। अगर हम इसे अल्पप्राश्रीय विलयन में रख दें किसी भी कोशिका को, जैसे आपने देखा किशमिश को आपने रात भर के लिए भिगो दिया तो उसके अंदर पानी गया, पानी जाने के साथ साथ वो फूलने के दौरान वो फटता नहीं है। फट जाना चाहिए ना, लेकिन फटता नहीं है। क्यों नहीं फटता, क्योंकि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है जो कोशिका को फटने से बचाती है, साथ ही साथ कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है, ठीक। तो ये आप पहले याद करो कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पूछा जाता है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है। पौधों में देखो, कोशिका भित्ति सिर्फ पौधे में नहीं पाई जाती है, पौधे के साथ साथ कवक में भी पाई जाती है, कुछ और जीवों में पाई जाती है, तो वो आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा। पौधों में किसकी बनी होती है, कवक में किसकी बनी होती है, ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पौधों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है सेलुलोज की, और इसमें पैक्टिन भी पाया जाता है। सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। अगर हम बात करें कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आप चाहो तो याद कर सकते हो। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है, पूछा जाता है, ठीक। तो इतनी बातें आपने जान ली कि पादप कोशिका में
कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त एक और आवरण पाई जाती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? तो कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है। अब इतनी पॉइंट आप पहले लिखेंगे। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त एक और भित्ति कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है जो मुख्यतः सेल्यूलोज व पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। ठीक, इतना बात आपने लिख लिया। आगे लिखेंगे सेल्यूलोज एक बहुत ही जटिल पदार्थ है जो पादप कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। दृढ़ता प्रदान करती है। अब नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे कोशिका भित्ति पादप कवक व जीवाणु कोशिका को अल्प परासरी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ऐसे विलयन में कोशिका परासरण द्वारा जल ग्रहण करता है। जल ग्रहण करता है। तो इसके बारे में तो आप पहले भी पढ़ चुके हो कि परासरण क्या होता है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जल के अणुओं का प्लाज्मा झिल्ली से होकर आना। तो जो अल्प पराश्रयी विलयन होता है उसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है कोशिका की अपेक्षा। तो कोशिका भित्ति क्या करती है कि जितना भी जल ग्रहण हो रहा है तो ग्रहण होने से कोशिका फूलती है। फूलने के बाद वो फटे ना, तो उससे बचाती है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति पौधों में भी पाई जाती है, कवक में भी पाई जाती है, जीवाणु में भी पाई जाती है। अब चाहो तो आप यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख सकते हो। जैसे मैंने बताया कवक में किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन की, ये बता चुके हैं ऊपर। कवक में किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति? ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काइटिन की बनी होती है। बात करें अगर हम जीवाणु की, तो जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो लिख सकते हैं पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ठीक, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब आप याद करते चलोगे तो आप हायर क्लासेस में बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं ना स्कॉलर निकलोगे, पढ़ाकू छात्र,
तो ये जाना आपने कि कोशिका भित्ति किस प्रकार से अल्पप्राचीर विलयन में भी जीवाणु कोशिका या कवक कोशिका या पौधे की कोशिका को फटने से बचाता है। अब यहाँ पर एक शब्द आता है जीव द्रव्य कुंचन, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? जीव द्रव्य कुंचन यानी प्लाज्मोलाइसिस। जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? जब हम किसी भी कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखते हैं। अब देखो यहाँ पर अल्प नहीं बोलना है, अति पराशरी। याद करिए अति पराशरी विलयन क्या होता है? जिसमें जल की कमी होती है। अति पराशरी विलयन में जल की कमी होती है, यानी इस विलयन में जल क्या है? कम है। और अगर हम इसमें किसी पादप कोशिका को या किसी भी कोशिका को अगर हम रख देते हैं, तो इसकी अपेक्षा इसमें जल क्या है? अधिक है। तो बताओ जल कहाँ से कहाँ चला जाएगा? कोशिका से जल बाहर चला जाएगा। तो जब कोशिका से जल बाहर जाता है तो कोशिका सिकुड़ती है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है जीव द्रव्य कुंचन। यानी हम लिख सकते हैं कि जब किसी कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखते हैं तो जल की हानि होती है, जिससे कोशिका झिल्ली सहित अन्य आंतरिक पदार्थ भी सिकुड़ जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। क्लियर है बात? तो इस घटना को ही जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है, जब हम किसी कोशिका को ऐसे विलयन में रखते हैं जिसके कारण जल कोशिका से बाहर निकल जाता है, कोशिका सिकुड़ जाती है। इसी घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। अब आइए इसके हम कुछ फिगर्स को आपको दिखाते हैं। ये है पौधे की कोशिका भित्ति, आउटर लेयर, जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रही है। देखिए सेल वाल है आउटर, इसके अंदर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, और इसके अंदर ऐसे सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, पैरोक्सिसोम, एमाइलोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल यानी रिक्तिका, गाल्जी बॉडी पाई जाती है, अंतःप्रद्रव्य जालिका पाया जाता है। बात करें सेलुलोज की, तो सेलुलोज एक बहुत ही जटिल पदार्थ होता है जो पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया जाता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक आता है। आपने समझ लिया कोशिका भित्ति के बारे में, पादप की कोशिका भित्ति के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अगला जो आपका टॉपिक है वो है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। आपको पता है कि जो कोशिका है, कोशिका के बीचों बीच पाया जाता है केंद्रक, और इसीलिए शायद इसको केंद्रक भी कहते हैं क्योंकि केंद्र में पाया जाता है, बीच में। ठीक, इस केंद्रक को हम बाहर निकालते हैं और इसके बारे में समझते हैं कि केंद्रक आखिर कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है कैसा दिखता है, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उसके अंदर, क्या कार्य होता है। अगर आप देखो कोशिका को, केंद्रक को, तो केंद्रक सिर्फ एक आवरण से नहीं घिरा होता है। केंद्रक दोहरी आवरण युक्त कोशिकांग है। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसमें कितनी आवरण होती हैं, इसीलिए मैं बार बार ये बोलता रहता हूँ। मैं बनाने को ऐसे दो ठो बना दूँ, मैं बताऊँ ही ना, तो ये दिक्कत करेगा ना। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि केंद्रक के पास कितने आवरण होते हैं, तो बताएंगे दो, एक आंतरिक और एक बाह्य। इसे हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली, इसे कहते हैं केंद्रक झिल्ली, या कहा जाता है इंग्लिश में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी आप अगर देखोगे तो जगह जगह पर छिद्र पाई जाती है, जिसे केंद्रक छिद्र कहा जाता है। ठीक, जगह जगह पर छिद्र पाई जाती है जिसे कहते हैं केंद्रक छिद्र, न्यूक्लियर पोर। जिसके माध्यम से ही कोई भी अणु केंद्रक के अंदर और बाहर प्रवेश करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बना के दिखा दूँ। देखो ये छिद्र है। ठीक, ये वाला पोर्शन क्या है, ये छिद्र है जिसे कहा जाता है केंद्रक छिद्र। इसी के माध्यम से कोई भी अणु कोशिका द्रव्य, ये क्या है आपको बताया ना कि ये है कोशिका द्रव्य, तो कोई भी अणु कोशिका द्रव्य से अंदर, जैसे मान लो कि कोई भी अणु है, जैसे मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया, ये तो गैस हो गया फिलहाल। मान लो हम जल की बात करते हैं H2O, ये अगर केंद्रक से बाहर आता है, या बात करते हैं RNA की, तो RNA केंद्रक से बाहर आता है, तो किसके माध्यम से आता है, इन्हीं छिद्रों के माध्यम से आता है। यानी केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, केंद्रक छिद्र द्वारा होता है, जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, केंद्रक छिद्र, इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर पोर। अब बात आती है कि केंद्रक के अंदर क्या चीज़ पाई जाती है। तो केंद्रक के अंदर आपको मैंने बताया है कि DNA पाया जाता है। कैसे, ऐसे बिखरा हुआ धागे के रूप में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब कोशिका विभाजन नहीं कर रही होती है तब ये DNA ऐसे धागे के रूप में उलझा हुआ पाया जाता है, जिसे कहा जाता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन ये तब जब कोशिका विभाजन नहीं कर रही होती, जब कोशिका विभाजन नहीं कर रही होती। तब DNA को क्या कहते हैं, DNA किस रूप में होता है, धागे के रूप में, जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक, लेकिन जब कोशिका विभाजन करने जाती है तब यही जो धागा है, यही धागा किस में बदल जाता है, गुणसूत्र में। DNA का यही धागा बदल जाता है गुणसूत्र में। वो जो धागा था वो कंडेंस होके, संघनित होके ऐसी संरचना बना लेती है जिसे कहा जाता है गुणसूत्र, क्रोमोसोम। ठीक, ये क्या है, गुणसूत्र है। तो गुणसूत्र किससे मिलकर बना होता है, गुणसूत्र बनता है DNA से ही बनता है। गुणसूत्र किससे बना है, DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। इतनी बात आपने जाना कि केंद्रक के अंदर होता है DNA जब कोशिका विभाजन करने लगती है तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है लंबी लंबी, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। यानी गुणसूत्र DNA और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो आपने देखा कि गुणसूत्र किससे मिलकर बना है, DNA से। आपको पता है ऐसी संरचना, ऐसी स्ट्रक्चर होती है, जो थ्रेड होती है ना, ऐसी एक्चुअल जो स्ट्रक्चर आप देखोगे माइक्रोस्कोप में तो ऐसे दिखाई देगी। थ्रेड होती है, थ्रेड ही यानी धागा ही होता है, DNA का धागा ऐसे ऐसे संगठित हो जाता है, जिससे हमें एक्स शेप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और इसी को हम कहते हैं गुणसूत्र। ठीक, हाथ से बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। इसी को देखोगे तो और इसका धागा खोलोगे तो आपको दिखाई देगा ऐसे DNA। ठीक है, यही है DNA। क्लियर बात, ये है आपका DNA। तो इसी DNA से मिलकर बनता है गुणसूत्र। अब DNA पर भी क्या होते हैं, जीन पाए जाते हैं। यही जीन मुख्य है जो
समस्त प्रकार की कोशिका के समस्त प्रकार के कार्यों का निर्धारण करता है, कोशिका के निर्माण में सहायक होता है। यानी केंद्रक का काम क्या होता है, केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, डीएनए गुणसूत्र बनता है और वही गुणसूत्र से ही कोशिका का निर्माण होता है कि कोशिका कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी, और जितनी भी कोशिका के अंदर जो क्रियाकलाप होती हैं, प्रोटीन का बनना, राइबोसोम का बनना, आरएनए का बनना, ये सब कौन तय करता है, यही तय करते हैं, जीन के रूप में पाया जाता है। ठीक, इतनी बातें समझ में आई केंद्रक के बारे में। तो आप इसमें हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, केंद्रक के चारों ओर दोहरी कला वाली केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली पर छोटे छोटे छिद्र यानी पोर होते हैं या पाए जाते हैं, जिन्हें केंद्रक छिद्र यानी न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। केंद्रक छिद्र के द्वारा केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच या कोशिका द्रव्य के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ के आकार के दिखाई देते हैं। ठीक, गुणसूत्र में जो आनुवंशिक सूचना होती है वह माता पिता से डीएनए अणु के रूप में संतति में जाती है। अब ये क्या है, तो माता पिता से जो संतान उत्पन्न होते हैं उनमें माता और पिता का जो लक्षण होता है वो कैसे जाता है। आखिर आपने देखा है कि वो कपल जो बहुत गोरे होते हैं, उनके बच्चे भी गोरे पैदा होते हैं, वे व्यक्ति जो जिनके बाल घुंघराले होते हैं जैसे अफ्रीका वालों का, तो घुंघराले बाल वाले जो माता पिता होते हैं उनकी जो संतान होती है वो भी घुंघराले बाल वाली ही होती है। तो ये जो गुण है आनुवंशिक लक्षण कहलाता है। ठीक, तो माता का गुण पिता का गुण किसके माध्यम से उसके संतान में जाता है, तो डीएनए के माध्यम से जाता है। यानी पिता का डीएनए माता का डीएनए ये दोनों डीएनए मिलकर संतान में पहुंचते हैं और इस प्रकार से संतान में उनके माता और पिता के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। इसे कहा जाता है
आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण माता पिता से। तो वही बताया गया है कि गुणसूत्र में जो आनुवंशिक सूचना होती है वो डीएनए के माध्यम से ही माता पिता से संतान में जाती है। इसके बाद अगले लाइन से लिखेंगे, गुणसूत्र डीएनए व प्रोटीन की बनी होती हैं। लिखेंगे डीएनए में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचना निहित होती है। अब जीन क्या होता है जिसके बारे में बताया, तो जीन कहाँ होता है, डीएनए पर ही होता है। तो क्या कहेंगे कि डीएनए की क्रियात्मक इकाई को, अभी आप इतना ही याद करेंगे क्योंकि अभी आप छोटे हैं, जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो इससे ज़्यादा आप जीन के बारे में जानोगे। तो डीएनए की क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। जीन कहा जाता है। अगले लाइन से लिखेंगे कि जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है, जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उनमें डीएनए धागे के समान पाया जाता है, धागे के समान दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं, क्रोमैटिन, जिसे क्रोमैटिन कहा जाता है, क्रोमैटिन कहते हैं। जब कोशिका विभाजन शुरू होता है तब यह क्रोमैटिन गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाती है, गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, केंद्रक कोशिका के विकास व परिपक्वन में सहायता करता है तथा सजीव कोशिका की समस्त रासायनिक क्रियाओं को निर्देशित करता है, अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की, जैसे जीवाणुओं की। याद रख लीजिए कि जीवाणुओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। इस कारण उनका आनुवंशिक पदार्थ नग्न होता है और
केंद्रक को केंद्रकाभ न्यूक्लियाइड कहा जाता है, न्यूक्लियाइड कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये भैया कि जो जीवाणु कोशिका होती है, जीवाणुओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। जैसे ये जीवाणु है तो जीवाणु में कोई भी केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। इनका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो ऐसे ही धागे के रूप में, क्रोमेटिन के रूप में इनके कोशिका द्रव्य में बिखरा होता है। इसलिए इन्हें हम ये भी नहीं कहते हैं कि इनमें केंद्रक पाया जाता है, नहीं, हम जीवाणुओं में कहते हैं कि जीवाणु में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। इनके केंद्रक को केंद्रक ना कह के केंद्रकाभ यानी न्यूक्लियाइड कहा जाता है। अब इसी के आधार पर कि किस कोशिका के केंद्रक में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, किस में नहीं पाई जाती है, कोशिका दो प्रकार की होती है, याद करिए, कोशिका के प्रकार। एक होती है कोशिका जिसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। तो याद करिए कोशिका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब मैंने बताया ना कि वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली ना पाया जाए, वे कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। वे कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, क्या कहलाता है, यूकैरियोटिक। याद करिए कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब ही होता है प्राचीन प्रकार का, बहुत पुराने प्रकार का। कैरियन का मतलब होता है केंद्रक, यानी ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक बहुत पुराने प्रकार का हो। यानी वे कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, जिनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं, तो प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं जीवाणु, जितने भी बैक्टीरिया हैं वे सारे के सारे क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं। बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल जिसे इंग्लिश में कहा जाता है BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं कवक, पादप यानी सभी पौधे और जंतु। अब बताइए आप कि हमारी कोशिका किस प्रकार की कोशिका है, मनुष्य की कोशिका प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक? आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब यहाँ पर बात आती है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो मैं एक फिगर ही बना दे रहा हूँ प्रोकैरियोटिक कोशिका का। आपने पढ़ा ना प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है, जीवाणु, नीलहरित शैवाल। प्रोकैरियोटिक कोशिका को अगर आप देखोगे तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें इसका केंद्रक नहीं होता और जो DNA है, आनुवंशिक पदार्थ है, वो ऐसे ही कोशिका द्रव्य में बिखरा होता है, जिसके केंद्रक को हम क्या कहते हैं, केंद्रकाभ कहते हैं। पहले तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बैक्टीरिया के केंद्रक को क्या कहा जाता है, केंद्रकाभ, या इंग्लिश में इसे न्यूक्लियाइड कहा जाता है। दूसरी ये बात होती है कि इसके भी दो आवरण होते हैं, आउटर ग्लाइकोकैलिक्स होता है, इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही एक संरचना बनती है जिसे कहा जाता है मीसोसोम। मीसोसोम। बात करें अगर हम इसमें राइबोसोम की, तो इसमें राइबोसोम पाया जाता है 70S प्रकार का, 70S प्रकार का, ठीक है, राइबोसोम पाया जाता है। और कोई भी कोशिकांग इनमें नहीं पाए जाते। जैसा कि आप यूकैरियोटिक में देखते थे, माइटोकॉन्ड्रिया होता था, गाल्जी बॉडी होती थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता था, ये सब इसमें नहीं पाया जाता। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो आप लिख सकते हो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक
कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाया जाता। झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। इनमें मीसोसोम नामक कोशिकांग पाया जाता है जो श्वसन का कार्य करता है। यानी इनमें श्वसन का कार्य कहाँ होता है? मीसोसोम में श्वसन का कार्य करता है। अर्थात मीसोसोम किसके समतुल्य हुआ? मीसोसोम किसके समतुल्य हुआ? मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ये काम करता है श्वसन का। तो मीसोसोम किसके समतुल्य हुआ? मीसोसोम यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य होता है। यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के समतुल्य है। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के समतुल्य होता है। समतुल्य होता है। बस अब जितने भी पृथ्वी पर जीवाणु हैं वो जीवाणु किस प्रकार की कोशिका हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इतनी की बात क्लियर हो गई। जीवाणु भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं, यानी पौधों की तरह अपना भोजन स्वयं बना भी सकते हैं। तो बात करें हम अगर प्रकाश संश्लेषी जीवाणु की, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, तो अब आपने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए होता है? पर्णहरिम चाहिए होता है। क्या चाहिए? पर्णहरिम, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल पौधों में कहाँ पाया जाता है? पौधों में ये कहाँ पाया जाता है? हरित लवक में पाया जाता है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। पर्णहरिम पौधों में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, लेकिन इनमें तो क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में हरित लवक तो होता नहीं है। तब आखिर ये पर्णहरिम कहाँ पाया जाता है? हरित लवक तो पाया नहीं जाता, तो ये पर्णहरिम कहाँ पाया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में पर्णहरिम पाया जाता है झिल्लीदार पुटिकाओं में। झिल्लीदार पुटिका में पाया जाता है। बस ये लास्ट लाइन आप नोट कर लीजिए कि प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में पर्णहरिम झिल्लीदार पुटिका में पाया जाता है। आइए फिगर दिखाते हैं हम आपको इसका। ये है केंद्रक, जिसके अंदर नहीं, ये आपका केंद्रक, वो कोशिका के अंदर बीचों बीच केंद्रक को दिखाया जा रहा है। पूरा कोशिका है, ये आपका सिर्फ केंद्रक है। केंद्रक में आप देखोगे तो धागे जैसी संरचना होती है जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं, जो डीएनए से मिलकर बना होता है। यही कंडेंस होकर गुणसूत्र बनाता है। देखो छोटे छोटे छिद्र होते हैं केंद्रक पर, ये 3D फिगर है। छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और न्यूक्लियस से ही सटा होता है एक संरचना जिसे हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो अलग कोशिकांग है, उसके बारे में आगे बताया जाएगा। ये है आपका एक प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसका नाम है बैक्टीरिया यानी जीवाणु। आपने पढ़ा कि जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, साथ ही साथ जीवाणु का भी उदाहरण है। तो बैक्टीरिया को अगर आप देखोगे जीवाणु को, तो इसके पास कोई केंद्रक नहीं होता। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ऐसे ही बिखरा होता है, जिसे हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। इसका डीएनए ऐसे बिखरा होता है। इसमें कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं पाई जाती हैं। एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। उसके बाद पूंछ होता है जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं। सलवाल पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसके साथ ही साथ इसके चारों तरफ एक और आवरण पाई जा सकती है जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, या उसे हम कैप्सूल भी कह सकते हैं। ठीक, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पाया जाता। आज का टॉपिक बस इतना ही, जिसमें आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में जाना। आपने जाना केंद्रक के बारे में,
आपने जाना कोशिका भित्ति के बारे में। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे पहला, कोशिका भित्ति पौधों में किसकी बनी होती है? दूसरा क्वेश्चन, कोशिका भित्ति कवकों में किसकी बनी होती है? तीसरा, जीवाणुओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? नेक्स्ट, केंद्रक कितने आवरणों से घिरा होता है? नेक्स्ट, केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जब कोशिका विभाजित नहीं कर रही होती है तब डीएनए को क्या कहते हैं? और नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोशिका विभाजन शुरू होता है तब डीएनए संगठित होकर एक संरचना बनाती है जिसे क्या कहते हैं? बस इतने क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आगे जो भी टॉपिक होगा जल्दी बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी के साथ। धन्यवाद।